हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। और जो हमारी क्लास रहती है वो 12 बजे आती है, 12 पीएम पे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि सन 2023 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा का पेपर हम लोग का हो गया, वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा हो गया। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास मैंने आप लोगों को करा दिया। कल हम लोगों ने साइंस के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम लोग हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इसमें पूर्णांक गलत दिया हुआ है। आपका पूर्णांक जो होता है ये 25 नंबर का होता है और जो समय इसमें होता है ये 1 घंटा होता है। समय क्या होता है? 1 घंटा होता है। इसमें क्या होता है? 5 ऑब्जेक्टिव, 6 वेरी शॉर्ट, 7 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। टोटल 25 नंबर का आपका पेपर होता है और इसमें 12 नंबर लाना आपके लिए ज़रूरी रहता है। अगर आप 12 नंबर से कम लेके आए तो आपका बैक लग जाएगा। अगर आपने सन 2023-22 में सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराऊंगी, अगर आप उनको अच्छे से देख लिए तो आपके 12 से 15 नंबर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र से मिल जाएगा। आप अच्छे से तैयारी करिए। और कल मैंने नवीन प्रयास का सन 2019 से लेके 21 तक के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव कराया था। मैं एक वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को कराऊंगी। मैं धीरे धीरे जितने भी मतलब सन 2019 से लेके और 24 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं ऑब्जेक्टिव के, मैं उनको करा दूंगी कि जो आपका जहाँ पे 5 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव, वहाँ 5 में 5 लेके आए, और जहाँ पे 15 नंबर का था वहाँ 15 में से 15 नंबर लेके आए। ये सब आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पवन सीरीज, अग्रवाल सीरीज, राजन सीरीज, इन तीनों को पढ़ के बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। हम लोग अपना समय ना व्यर्थ करें और अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ये बताना ज़रूरी होता है, जिससे बहुत से बच्चे नए आते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि इस क्लास पे किस चीज़ की तैयारी चल रही है और क्या पढ़ाया जा चुका है, आगे क्या रणनीति है। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा अवगत कराना ज़रूरी रहता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है कि लिपि विकास का जो प्रथम सोपान है, लिपि विकास के अगर प्रथम सोपान की बात करें तो यह चित्र लिपि होता है, क्योंकि सर्वप्रथम हम लोग चित्रों के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही हम उसके वर्ण, अक्षर, इन सब के बारे में जानते हैं। इसलिए क्या है? लिपि है। लिपि विकास का प्रथम सोपान चित्रलिपि है। लिपि विकास का जो प्रथम सोपान है क्या है? चित्रलिपि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार रखिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वे इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है पर्वत। समानार्थी मतलब जो समान अर्थ देता हो, उसका एक अर्थ और, मतलब जैसे आपका नाम कोई भी मान लीजिए, अगर आप क्या होता है कि घर का नाम आपका कुछ दूसरा होता है और स्कूल का नाम दूसरा होता है, लेकिन आप इंसान तो एक ही हो ना। बस वैसे ही पर्वत शब्द का समानार्थी क्या है? समान अर्थ जो देता हो। पर्वत शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? नग। क्या हो जाएगा? नग हो जाएगा। अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अल्प प्राण ध्वनि वो है जिनमें कम वायु निकले। क्या निकले? कम वायु निकले। ये का, गा, बा, ये सब क्या है? अल्प प्राण है। लेकिन ये जो खा है ये हमारा क्या है? महाप्राण है। इसमें ज़्यादा वायु निकलता है। दो जो वो 5 वर्ग होते हैं कचर तप, उसका पहला वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा जो होता है ये हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इसमें ज़्यादा वायु निकलता है। अंग और आहा। अंग और आहा वर्ड क्या कहलाते हैं? अंग और आहा क्या कहलाते हैं? अयोगवा कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। शा, शा, हा होता है। स्पर्श व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये क्वेश्चन जो है ये कहानी शिक्षण की विधियाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो आप इसको रट्टा मारने की जगह बस कुछ तत्व है उनको आप समझ लीजिए, क्योंकि हिंदी याद करने का कोई विषय नहीं है। जो भी थ्योरिकल सब्जेक्ट है उसको याद करने का कोई भी विषय नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें और चीज़ों को समझ लें तो आप उसको अपने शब्दों में ही लिख लेंगे
और साथ में ये ऐसा लिखेंगे, मतलब आप अपने शब्दों में लिखेंगे जो चीज़, वो आपको हमेशा के लिए प्रिपेयर होगा। ये नहीं आप रट्टा मारते हैं अगर किसी किताब से, तो क्या होता है कि आप 2 भाषा तो किताब की लिखे, 2 भाषा अपनी लिखे, 2 भाषा कोई और लिखे, तो वो सब मिक्सअप हो जाता है। बट अगर आप कोई चीज़ समझ लिए, कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ों को समझ लिए, उसके बाद आप जो लिखें, तो उसमें आपका ज्ञान बढ़ता जाता है। क्या है कि कहानी शिक्षण की विधियाँ बताइए। कहानी कथन विधि क्या है, पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सी विधियाँ हैं इसकी। तो कहानी कथन विधि है। क्या है, कहानी कथन विधि है। चित्र आधारित कहानी, अधूरी कहानी पूर्ति। अब कहानी कथन विधि क्या है, इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को मौखिक रूप से कोई कहानी सुनाता है, विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसके बाद अध्यापक द्वारा उस कहानी के मूल भाव व नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। कहानी कथन, कथा क्या किया जाता है, सुनाया ही तो जाता है, पंडित कथा कहते हैं, और जो वहाँ पे जितने लोग बैठे रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। फिर बाद में पंडित भी उस कहानी जो कथा को पढ़ते हैं उसका अर्थ समझाते हैं ना। फिर हर कोई इंसान जो वहाँ पे बैठा रहता है तो वह पंडित से भी प्रश्न पूछता है, तो ये ऐसा इन्होंने क्यों किया था, इसका कारण क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में आप ऐसी चीज़ों को समझिए। आपको रिलेट किसी से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किताबी भाषा, आप अपने दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रखेगा। तो कहानी कथन विधि क्या है कि इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को क्या करता है, मौखिक रूप से कोई कहानी सुनाता है और विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद अध्यापक द्वारा उस कहानी के मूल भाव व नैतिक शिक्षा से संबंधित क्या किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि चित्र आधारित कहानी विधि, इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के लिए किया जाता है। चित्र आधारित कहानी विधि किस इस कहानी का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर, वो जो था कहानी कथन विधि वो प्राथमिक और माध्यमिक, प्राथमिक स्तर पे कम किया जाएगा, वो माध्यमिक स्तर पे ज़्यादा किया जाएगा। बट ये जो चित्र आधारित कहानी विधि है, इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के लिए किया जाता है। इस विधि में कोई घटना चित्र पर आधारित होती है, चित्र को देखकर उस घटना को समझाया जाता है। क्या कहते हैं, चित्र को दिखाकर उस घटना को समझाया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि अधूरी, अब इसमें आप ज़्यादा कुछ मत याद रखिए, एक लाइन का आंसर आएगा 1 नंबर का, उसमें क्या था, कहानी कथन विधि आप याद रखिए। कहानी कथन विधि में कहानी को मौखिक रूप से व्यक्त करके सुनाया जाता है और बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें बच्चों को चित्र के माध्यम से कहानी सुना के बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है, घटना के बारे में पूछा जाता है। अधूरी कहानी पूर्ति विधि क्या है, इस विधि का प्रयोग उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है, ये प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। और अधूरी कहानी क्या है, इसका प्रयोग उच्च माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। इस विधि में कोई कहानी दी हुई है तथा बीच बीच में रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को पूरा करना होता है। एक समय की बात है, उस गांव में एक राजा रहता था, उसका नाम क्या था, डैश डैश दे दिया गया। अब बच्चों ने जो वो कहानी पढ़ी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा वो जानकारी रखता है तो वो उसको पूरा करेगा, है ना। तो यही अधूरी कहानी पूर्ति विधि, इस विधि का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। इस विधि में कोई कहानी दी जाती है तथा बीच बीच में रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को क्या करना है, पूरा करना रहता है। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या था, कहानी शिक्षण की विधियाँ। हम लोगों ने 3 विधि पढ़ी, कहानी कथन विधि, कहानी कथन विधि हो गया, चित्र आधारित हो गया। आप कोई भी कहानी या तो मौखिक रूप से पढ़ेंगे या चित्रों को देख के पढ़ेंगे, चित्र आधारित पढ़ेंगे। और जब हम कहानी मौखिक पढ़ लिया चित्रों के माध्यम से, तो नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा कि अधूरी कहानी पूर्ति विधि। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 कहानी शिक्षण विधियां हो गई। अब क्या है, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है, उच्चारण दोष के जो सामान्य कारण की अगर हम लोग बात करें तो भय के कारण भी, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि उच्चारण में दोष आ जाता है। देखिए अगर हम कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं और किसी चीज़ का हमें, जैसे टीचर का भय रहता है कि अगर हमने गलत पढ़ा तो मुझे मार पड़ेगी, या इस भय के कारण भी हम लोग का उच्चारण गलत हो जाता है। संकोच, कभी कभी कुछ
ऐसा होता है कि जहाँ पे हम लोग बोलने से पहले हिचकिचाते हैं, संकोच के कारण भी हम लोग का उच्चारण गलत हो जाता है। कभी कभी हम देखिए, मैं ही पढ़ाती रहती हूँ, कभी कभी मैं शब्दों मतलब जो क्वेश्चन रहते हैं उनको जल्दीबाजी पढ़ने के चक्कर में क्या हो जाता है कि गलत हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई भी टास्क मिला रहता है कि आपको 10 मिनट में इस चीज़ को पढ़ के ख़त्म करना रहता है, बट विलंबता के कारण मैंने उसको देर से पढ़ा और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट किया, तो उससे भी उच्चारण में दोष आ जाता है। इस क्या हो जाता है, दोष आ जाता है। इससे तुतलाना, लापरवाही आदि का विकास हो जाता है। जब आप लगातार ऐसी चीज़ों को करेंगे तो आप तुतलाने लगेंगे, क्या आदि का विकास हो जाता है और उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। वागेंद्रियों में विकार, कंठ, तालु, ओठ, दांत आदि भागों में दोष के कारण प्रत्न, लाघव ध्वनियां व शब्दों के उच्चारण में पूर्व सावधानी न रखने से यह दोष उत्पन्न हो जाता है। तो बस आप इतना अगर आ जाए उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है, तो आप बस बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हैं, आपको 1 नंबर पाना है। 1 नंबर के लिए आप लिख सकते हैं कि भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि उच्चारण में दोष आ जाते हैं। इसमें इसमें तुतलाना, लापरवाही आदि का विकास हो जाता है और यह उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। आप इतना भी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यह 1 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान पूछ रहा है। मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान, इसके सोपान निम्नलिखित हैं। स्वाभाविकता व स्पष्टता, विचार क्रमबद्धता होनी चाहिए, सशक्ता होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, औसार अनुकूलता होना चाहिए, प्रभाव उत्पादन। मतलब आप मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो स्वाभाविकता मतलब आप शब्दों को ऐसे स्पष्ट कीजिए वो समझ में आना चाहिए। आपके उसमें विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, सशक्ता के साथ आप बोलें, और आपका क्या होना चाहिए, प्रभाव अच्छा होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, प्रभाव उत्पन्न उत्पादकता होना चाहिए। मतलब आपके विचार, आपके बोलने का हाव भाव ढंग ऐसा होना चाहिए कि वह दूसरों तक पहुँचे और दूसरा उसको समझ सके। नेक्स्ट क्या है, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। शब्द की शक्तियों का उल्लेख, शब्द की 3 शक्तियां हैं, अमीधा, लक्षण और व्यंजना। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजन, तथा इनसे क्रमशः 3 प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ। इन तीनों अर्थों की प्रति 3 प्रकार की शक्तियां हैं, अमीधा, लक्षण और व्यंजना द्वारा। अमीबा मौखिक अर्थ देता है, लक्षण सांकेतिक तथा व्यंजना सूचक अर्थ द्वारा सुझाए गए हैं। बस आप यही याद रखिए कि अमीधा जो है, अभिधा, ये मौखिक अर्थ दे रहा है, या लक्षणा सांकेतिक अर्थ जो दे रहा है, लक्षणा जो है वो सांकेतिक अर्थ है। लक्षणा आप याद रखिए, लक्षण संकेत दे रहा है ना, संकेत द्वारा। सांकेतिक या व्यंजन जो है वो सूचक का अर्थ सुझाया गया है। नेक्स्ट क्या है, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य के प्रकार लिखिए। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला। क्या, सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। संदेहवाचक, संदेह वाक्य होता है, संदेहवाचक होता है। इसमें कुछ गलत हो गया, एक मिस हो गया, अब उसको थोड़ा मैं ध्यान रखिए। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रत्यय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है, जो शब्द के आदि में लग के शब्द का अर्थ बदल दे उसे हम लोग क्या कहते हैं। आदि के चक्कर में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग क्या कर देते हैं, प्रत्यय लगाते हैं, बट आदि लिखा है तो वो क्या हो गया, उपसर्ग। आदि मतलब हो गया प्रारंभ में, क्या हो गया, प्रारंभ में। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस सर्ग, प्रत्यय भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय, प्रत्यय हो गया। उपसर्ग क्या है, 100 उदाहरण समझाइए। यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को समझा दिया गया है। उपसर्ग शब्द प्रारंभ में जोड़ते हैं, बल्कि प्रत्यय शब्द कहाँ जोड़ते हैं, अंतिम में जोड़ते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलना या नया अर्थ देता है, प्रत्यय शब्द रूप बदलता है या नया स्वरूप देता है, मतलब दोनों का अर्थ सेम ही मान लीजिए। उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। जिस शब्दांश शब्द
का शब्द अथवा धातु में विद्यमान किया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण के लिए हम बात कर लें, उपसर्ग में अन्याय अन्न लग गया, उप लग गया, निराशा में नी लग गया, प्रभाव में प्रा लग गया, विश्वास में वी लग गया, सम्मान आदि ये सब क्या है, उपसर्ग है। उदाहरण प्रत्यय का लड़का, बूढ़ा, पढ़ना, खाना, देना, ये सब क्या है, प्रत्यय हैं। हो गए सारे कितने, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का क्या उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पे, तो प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य, इसके उद्देश्य निम्न है। बच्चों में रुचि का विकास करना है, कल्पना शक्ति का विकास करना है, तार्किक शक्ति का विकास करना, सामाजिक गुणों का विकास करना, इन सब पे फोकस करना प्राथमिक स्तर पर कहानी का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों में रुचि का विकास करना, रुचि का विकास करना, रुचि का विकास हम लोग इसलिए करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनने से बच्चों में रुचि जागृत होती है, पाठ्य सामग्री को जल्दी सीख सकते हैं। कल्पना शक्ति का विकास, प्राथमिक स्तर पर बच्चा अनेक अनेक कल्पनाएं लिए हुए होता है, उसके दिमाग में परियों की कहानी, दिव्य सपन आदि भाव जागृत होते रहते हैं। कहानी से उनकी कल्पना शक्ति के साथ सोचने की शक्ति का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तार्किक शक्ति का विकास, कहानी सुनने पर बच्चे कब, कहाँ, क्यों, कैसे प्रकार के क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। सामाजिक गुणों का विकास होता है, कहानी किसी सामाजिक परिवेश से होती है, अतः बच्चों में कहानी के माध्यम से क्या होता है, शिक्षण करते समय सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो अगर आ गया कि प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य, तो आप याद रखिएगा, रुचि का विकास करना है, कल्पना शक्ति का विकास करना है, तार्किक शक्ति का विकास करना और सामाजिक गुणों का विकास करना। आप ये 4 हेडिंग आपने डाला तो आपको 1 नंबर मिल गया। आपने थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिख दिया, 2 नंबर आपको मिल गया। बहुत टफ नहीं होता है, बट बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। लिखित अभिव्यक्ति की विधियों पर प्रकाश डालिए। लिखित अभिव्यक्ति, पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन, कहानी लेखन। लिखित अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि मौलिक विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखकर अभिव्यक्त करने से। यह लेखन कौशल से संबंधित है, जो चारों भाषा कौशलों से सबसे अंतिम चरण है। पत्र लेखन, निबंध तथा नाट्य लेखन और कहानी लेखन में ये सभी लिखित अभिव्यक्ति के साधन है, क्योंकि इन गतिविधियों के द्वारा बच्चों को पत्र, निबंध, नाटक तथा कहानी लेखन का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। देखिए, आप किसी से भी कोई भी बात करते हैं तो कुछ बातें हैं आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब आप मैसेज के थ्रू क्या करते हैं, स्वतंत्र होते हैं और आप अपनी भावों को क्या करते हैं, लिख देते हैं। इसी प्रकार पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये पत्र लेखन जो क्या है, ये स्वतंत्र होती है। आप स्वतंत्र होते हैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। भाषा के लिखित रूप को उक्त ठहराने स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में 13 प्रकार के विराम चिन्ह हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, लाघव चिन्ह, निर्देश चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूर्वक चिन्ह। इसी में से आपने सारे नाम लिखे, 4 के बारे में आपने डिफाइन कर दिया, आपको 1 नंबर 2 नंबर। अगर आपने नाम लिखे 1 नंबर मिला, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको डिफाइन कर दिया, आपको 2 नंबर मिल गए। पूर्ण विराम हम लोग लास्ट में लगाते हैं। अर्ध विराम हम थोड़े से ठहराव के लिए लगाते हैं। अल्प विराम में हम शब्दों को तोड़ने के लिए लगाते हैं, ठहराव के लिए लगाते हैं। उपविराम, इसमें भी हम ठहराव, मतलब जो भी विराम चिन्ह है ठहराव के लिए ही प्रयोग होता है। ये आप भी जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है, इसलिए मैं इसको फिर से नहीं पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग का क्या क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण। 100 उदाहरण आप समास तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह 1 नंबर में भी पूछ लेगा, 2 नंबर में भी। अव्ययी भाव समास, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो तथा वह प्रधान भी हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होती है। इस समास में कभी दूसरा पद भी प्रधान होता। उदाहरण, भरपेट, यथासंबोध, दिनों दिन, उपकार, अधिभार, यथाशक्ति, ये सब क्या हैं, उदाहरण हैं। संकेत, प्रति, भर,
आ यथा अव्ययी भाव में मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि इसमें आगे उपसर्ग लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उपसर्ग लगा रहता है। प्रतिभार, है ना, प्रति लग गया, भार लग गया, आ लग गया, यथा लग गया, बे लग गया, बेजुबान हो गया, है ना। ऐसे ही जिसमें आगे क्या लग जाए, उपसर्ग लग जाए, वे सारे के यहाँ अव्ययी भाव। देखिए प्रति लग गया, प्रतिदिन हो गया, भर लग गया तो भरपेट हो गया, आ लगा तो आजन्म हो गया, यथा लगा तो यथाशक्ति हो गया, बे लगा तो बेचैन हो गया, ऐसे ही नी लगा तो निडर हो गया। ऐसे ही क्या है, इसमें अव्ययी भाव में आगे क्या लगता है, उपसर्ग। जिस शब्दों में आगे उपसर्ग लगा है वे सारे क्या हो गए, अव्ययी भाव समास हो गए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। वह खेलता है, यह राम की पुस्तक है, वे घर जाते हैं, यह सिलाई है, यह सिलाई करती है, मैं घर जाता हूँ, तुम विद्यालय, ये सब क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6 हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निजवाचक। पुरुषवाचक में क्या आ गया, तुम, वह, मैं, तुम्हारा। निश्चय, यहाँ वहाँ, ये सब क्या है, निश्चय। अनिश्चय में क्या हो गया, कोई, कुछ, कहाँ, ये सारे क्या है, अनिश्चय। संबंध, जो, सो, ये सब क्या है, संबंध बता रहे हैं। प्रश्नवाचक क्या हो गया, कि जैसा, कौन, कहाँ, कब, क्यों, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है। निजवाचक में क्या हो गया, जैसे, आप, स्वयं, ये सब क्या है, निजवाचक है। औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में स्पष्ट कीजिए, अंतर बताइए। औपचारिक पत्र क्या है, वे पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। औपचारिक, वे पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं है, या पत्र किसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जैसे प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, प्रार्थना पत्र, ये सारे क्या हैं, औपचारिक। अनौपचारिक पत्र क्या हैं, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध हो, मतलब जिसका हमारा संबंध हो उनको हम अनौपचारिक लिखेंगे, और जिसका हमारा संबंध नहीं है उनसे, उनको हम पत्र लिखेंगे कौन सा, औपचारिक। नेक्स्ट इसमें अंतर क्या है, यह पत्र शालीन व शिष्ट शैली में लिखते हैं, यह पत्र मर्म मर्म स्पर्शी शैली में, मतलब इसमें हम ममता भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसमें हम शालीन स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसमें अभिवादन नहीं लिखा जाता है। आप किसी व्यवसाय के लिए लिख रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या करें, अभिवादन लिखते हैं। यह लंबे और जटिल वाक्यों में लिखा जाता है, यह कम और सरल वाक्यों में लिखे जाएंगे। औपचारिक पत्र सूझबूझ तथा दिमाग से लिखे जाएंगे, और अनौपचारिक पत्र क्या करेंगे, हृदय से लिखे जाएंगे। औपचारिक अनौपचारिक में, औपचारिक में क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और औपचारिक को लिख देगा कि जो हम व्यवसायिक, औपचारिक पत्र क्या हो गया जिसमें हम अपने परिवार या फैमिली को लिख रहे हैं। अनौपचारिक क्या हो गया, जो हम व्यवसाय के लिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं। औपचारिक वह है जो हम किसी व्यवसाय, विद्यालय, यहाँ सब पत्र लिख रहे हैं, ये हमारे क्या हो गए, औपचारिक। अनौपचारिक पत्र क्या हो गए, जो हम अपने माता पिता, जिसको हम जान रहे हैं उनको पत्र लिख रहे हैं तो वो क्या है, अनौपचारिक। जिसको हम नहीं जानते उनके लिए पत्र लिख रहे हैं तो वे हमारे क्या हो गए, औपचारिक पत्र हो गए। हम लोगों ने सन 2023 के जितने भी हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न थे हम लोगों ने उनको सॉल्व कर लिया है, और कल हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के बहुविकल्पी प्रश्नों को। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के। साथ में ही मैं शाम को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ लाती हूँ, उसको भी आप देखिए। आज हम लोग शाम को देखेंगे 7:30 बजे किसकी, सामाजिक अध्ययन की, सामाजिक अध्ययन की अग्रवाल सीरीज की, अग्रवाल सीरीज के आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी। आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि आप लोगों का बैक ना लगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको सारे जो प्रीवियस ईयर है उन सभी का बहुविकल्पी प्रश्नों को कराऊंगी। साथ में ही मैं एग्ज़ाम के पहले मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं मैं उनको भी कराऊंगी, साथ में आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कराऊंगी। मैथ के लिए एक टीचर से बात हो रही है, वो आपको मैथ पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। आज हम लोग का हिंदी का हो गया ना, कल मैं इंग्लिश का कराऊंगी। और अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।